अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम कनेक्टिव टिश्यू का चैप्टर करेंगे। दिस इज़ ट्रेंड पोस्टिंग एंड दिस इज़ द थर्ड वीडियो ऑफ आवर हिस्टोलॉजी सीरीज़। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है लेकिन कोशिश करेंगे कि जितने कम टाइम में रैप अप हो सके हम करेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू है क्या? बेसिकली इट्स द सपोर्टिंग टिश्यू और ये हमारे एपिथेलियल और मसल टिश्यूज़ को सपोर्ट करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास सेल्स काफ़ी कम होते हैं लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, यह हम आगे एग्जांपल्स में भी हम देखेंगे। अब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जो है ना हमारे पास टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंस होते हैं। अच्छा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या है कि हमारे पास सेल्स बने होते हैं। ठीक है, सेल्स के बाहर जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है, ठीक है, या सेल के बाहर के जो केमिकल्स कंपोजिशंस वगैरह हैं उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में हमारे पास ग्राउंड सब्सटेंस आ जाते हैं और फाइबर्स आ जाते हैं। ग्राउंड सब्सटेंस जो है हमारे पास या तो प्रोटियोग्लाइकेंस होंगे या ग्लाइकोप्रोटीन होंगे। फाइबर हमारे पास प्रोटीन्स होंगे। प्रोटीन्स में 3 टाइप्स के फाइबर आ जाते हैं, कोलेजन, रेटिकुलर एंड इलास्टिक। ऑलराइट, सेल्स में हमारे पास 2 टाइप्स आ जाते हैं, रेजिडेंट एंड माइग्रेंट। ठीक है, रेजिडेंट की डेफिनेशन को समझना ज़रूरी है। फिक्स सेल्स होते हैं ऐसे सेल्स जो कि हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ही डेवलप हों और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ही रहे, मतलब डेवलपमेंट भी वहीं पे हो और फंक्शन भी वहीं पे कहें, उसे हम रेजिडेंट सेल्स बोलते हैं। ठीक है, और इनकी एग्जांपल में फिब्रोब्लास्ट, मायोब्लास्ट, एडिपोसाइट्स एंड मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स आ जाते हैं। माइग्रेंट सेल्स वो होते हैं जो ब्लड स्ट्रीम से हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं एंड इसकी एग्जांपल है मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स। अब हम बारी बारी इन चीज़ों को जो है जो हमने एग्जांपल्स में पढ़ी इनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, एक चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी कि रेजिडेंट और माइग्रेंट सेल्स की जो एग्जांपल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। एमसीक्यूज़ में भी आता है और आपसे वाइवा में भी ये काफ़ी पूछा जाता है, तो ये एग्जांपल्स आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। अब हम बारी बारी इन सेल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं फिब्रोब्लास्ट की तरफ। बहुत आसान है, जस्ट आपको जो है ना इनके मेन स्ट्रक्चर और फंक्शन वगैरह पता होने चाहिए, बाकी इट्स वेरी इजी। ठीक है, तो फिब्रोब्लास्ट क्या है? हमारे पास मोस्ट अबंडेंट सेल्स हैं और ये हमारे पास मेसेनकाइमल स्टेम सेल से डिराइव होता है। अब मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स क्या है हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन स्टेम सेल से आपको समझ में आ गई होगी ऐसे सेल्स जो मजीद सेल्स को जो है वो ओरिजिनेट करते हो। फिब्रोब्लास्ट के फंक्शन क्या है कि ये हमारे पास कोलेजन और इलास्टिन को रिलीज करता है। ठीक है, जो कि फाइबर्स हैं ईसीएम के। आल्सो फिब्रोब्लास्ट सीक्रेट्स ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ ईसीएम। तो फिब्रोब्लास्ट का फंक्शन ओवरऑल क्या हुआ कि ये हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को बना रहा है। ठीक है, अब फिब्रोब्लास्ट हमारे पास इनएक्टिव भी होता है और एक्टिव भी होता है। इनएक्टिव सेल्स को हम फिब्रोसाइट बोलते हैं। छोटे सेल्स हैं, ओवल शेप्ड हैं। ठीक है, न्यूक्लियस भी छोटा सा है। सेल बाउंड्री जो है इनकी अनडिस्टिंग्विशेबल होती है, मतलब जो डिफरेंट सेल्स फिब्रोसाइट सारे एक साथ पढ़ो तो यू कैन नॉट डिफरेंशिएट अमंग सेल्स। ठीक है, एक्टिव फिब्रोसाइट्स क्या होते हैं कि एक्टिवेटेड हो जाते हैं तो ये लार्जर इन साइज होते हैं, स्पिंडल शेप बन जाते हैं। इनके अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं उनकी तादाद ज़्यादा हो जाती है, उनका साइज़ ज़्यादा हो जाता है। न्यूक्लियस जो है वो बड़ा हो जाता है, ओवल शेप्ड हो जाता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस जो है वो प्रोमिनेंट हो जाता है। ठीक है, RER जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो इंक्रीज हो जाता है। RER इंक्रीज हो गया, इसका मतलब है राइबोसोम इंक्रीज हो रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज हो रही है। ठीक है, बाकी ऑर्गेनेलिस का साइज और नंबर भी इंक्रीज कर जाते हैं। और हमारे पास जो एक्टिव फिब्रोसाइट्स है वो हमारे पास कोलेजन यानी ईसीएम में जहाँ पे कोलेजन होगा तो उसके क्लोज प्रोक्सिमिटी में जो है ये वाले सेल्स हमारे पास मौजूद होंगे। ऑलराइट, अब हमारे पास मायोफिब्रोब्लास्ट आ जाते हैं। मायोफिब्रोब्लास्ट फिब्रोब्लास्ट से काफ़ी हद तक मैच करते हैं। सिर्फ इसमें एक दो चीज़ों में डिफरेंसेस आ जाते हैं और ये डिफरेंसेस भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक में ही नज़र आते हैं। ठीक है, नॉर्मल H&E स्टैनिंग में या लाइट माइक्रोस्कोपी में हमें डिफरेंसेस ऑब्वियस नहीं होते हैं। ठीक है, अब मायो का मतलब क्या है? मसल। इसका मतलब है जहाँ पे स्मूथ मसल होंगे। ठीक है, स्मूथ मसल में जौन से फिलामेंट्स या जौन सी चीज़ें पाई जाएंगी वो यहाँ मायोफिब्रोब्लास्ट में पाई जाएंगी। ठीक है, अब क्या है कि स्मूथ मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स में हमारे पास पता है प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा होती है तो हमारे पास RER काफ़ी प्रोमिनेंट होगा। गोल्जी अपैरेटस काफ़ी लार्ज होगा और स्मूथ मसल में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक्टिन फिलामेंट्स और डेंस बॉडीज़। अब डेंस बॉडीज़ क्या होती हैं या फिर MSK के मॉड्यूल में पढ़ोगे। ठीक है, तो स्मूथ मसल में हमारे पास एक्टिन फिलामेंट्स और डेंस बॉडी होती है और ये दोनों चीज़ें मायोफिब्रोब्लास्ट में पाई जाती है। ठीक है, अब मायोफिब्रोब्लास्ट का फंक्शन क्या है कि ये हमारे पास वूंड हीलिंग जहाँ पे हो रही होती है उन एरियाज में ये सेल पाए जाते हैं एंड दे हेल्प इन वूंड कंट्रैक्शन। मीन्स कि हमारे पास जो है कोई ज़ख़म वगैरह बना हुआ है तो वहाँ पे ये अपना एक्शन करेंगे एंड वूंड
जो ज़ख़म वगैरह है, ठीक है, वूंड कॉन्ट्रैक्शन मीन वूंड क्लोजर में अपना रोल प्ले करेंगे। ओके, अब हम मीज़ेनकाइमल स्टेम सेल्स को देखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एम्ब्रियोनिक मीज़ेनकाइम सेल्स से निकला। अब एम्ब्रियोनिक मीज़ेनकाइम सेल्स क्या होते हैं ये भी हम आगे एंड पे देखते हैं, ठीक है। अब मीज़ेनकाइमल स्टेम सेल का आपको पता है कि ऐसे सेल्स होते हैं जो मज़ीद फर्दर सेल्स को ओरिजिनेट कर सकते हो। तो मीज़ेनकाइमल स्टेम सेल्स हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ सेल अराइज होते हैं। एक हमारे पास फिब्रोब्लास्ट, हमने यहाँ पे भी देखा कि फिब्रोब्लास्ट जो दे आर डिराइव फ्रॉम मीज़ेनकाइमल स्टेम सेल। दूसरा ये एडिपोसाइट्स को ओरिजिनेट करते हैं, यहाँ पे हम एडिपोसाइट में आगे पढ़ेंगे कि दे आर डिराइव फ्रॉम मीज़ेनकाइमल स्टेम सेल, ठीक है। तो कौन कौन से सेल हमारे पास मीज़ेनकाइमल स्टेम सेल से डिराइव हुआ है? फिब्रोब्लास्ट एंड नंबर 2 एडिपोसाइट। अच्छा, कुछ हिस्टोलॉजिस्ट का कहना ये है कि जो हमारे पास कैपिलरीज में पेरीसाइट्स होती हैं, पेरीसाइट्स, ठीक है, तो वो भी हमारे पास मीज़ेनकाइमल स्टेम सेल हैं, ठीक है। ये कुछ हिस्टोलॉजिस्ट का मानना है। अब हम एडिपोसाइट्स पे आते हैं। एडिपोसाइट्स हमारे पास फैट सेल्स हैं, ठीक है। ये फैट सेल्स जब एग्रीगेट कर जाते हैं तो हमारे पास एडिपोस टिश्यू बनते हैं। वैसे हमारे पास अगर सिंगल एडिपोसाइट हो तो वो हमारे पास ओवॉइड शेप का होता है, ओवल शेप। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एडिपोसाइट मिल जाए, क्लोजली पैक्ड सेल बन जाए, तो पॉलीगोनल शेप बनते हैं, डिराइव फ्रॉम मीज़ेनकाइमल स्टेम सेल। साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो 2 टाइप्स हो सकते हैं, यूनिलोकुलर और मल्टीलोकुलर। यूनिलोकुलर में अगर फैट सेल्स की एग्रीगेशन हो जाए, ठीक है, तो हमारे पास वाइट एडिपोस टिश्यू बनता है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीलोकुलर सेल है, उसमें हमारे पास क्या करते हैं कि अगर फैट सेल हमारे पास एग्रीगेट कर जाए तो हमारे पास ब्राउन एडिपोस टिश्यू बनता है, ठीक है। अब वाइट एडिपोस टिश्यू में क्या होता है कि डिफरेंट फैट सेल्स हैं, वो सारे एक साथ एक ही बड़ा क्या कहते हैं ड्रॉपलेट बना लेता है, ठीक है। मतलब एक बड़ा फैट ड्रॉपलेट बन जाता है। लेकिन मल्टीलोकुलर में क्या होता है कि छोटे 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 फैट ड्रॉपलेट्स पड़े होते हैं, मतलब एग्रीगेशन होती हैं लेकिन आपस में वो कोएलिस नहीं करते, ठीक है। तो हमारे पास मल्टीलोकुलर में ब्राउन एडिपोस टिश्यू बनता है। यूनिलोकुलर में क्या होता है कि हमारे पास पूरा का पूरा सेल है, सेल का 80% का जो साइटोप्लाज्म है, इट इज़ ऑक्युपाइड बाय सिंगल लार्ज फैट ड्रॉपलेट। इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो साइड की तरफ से पुश हो गया, ठीक है। साइटोप्लाज्म हमारे पास बहुत थोड़ा सा रह गया, जिसको हम कहेंगे कि थिन रिंग शेप्ड है, ठीक है। और हम इसको कहेंगे सिग्नेट सेल अपीयरेंस, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है? सिग्नेट रिंग अपीयरेंस। तो यहाँ हमने रेजिडेंट सेल्स चारों के चारों जो है डिस्कस कर लिए हैं। अब हम माइग्रेंट सेल्स की तरफ मूव करेंगे। ऑलराइट, तो माइग्रेंट सेल में हम पहले मैक्रोफेज डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं बता दूं कि माइग्रेंट सेल्स जो है इनकी डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन पेपर में इतनी डिटेल में नहीं आता। तो आई विल मेनली फोकस ऑन द थिंग जो पेपर में आएगा, उसके सामने उस पर थोड़ा सा मैं जो है जोर भी डालूंगी, एम्फसाइज करूंगी, तो वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैक्रोफेजेस होता है क्या है? इसका दूसरा नाम हिस्टियोसाइट्स है, दिस कैन बी आस्क्ड, ठीक है। मोटाइल सेल है एंड फेगोसिटिक है। फेगोसिटिक का मतलब ये कि फॉरेन बॉडी को इनगल्फ कर सकते हैं, ठीक है। एंड थर्ड थिंग इसके मोनोसाइट से डिराइव होते हैं, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है, जानना। या आपको पता भी होगा कि मोनोसाइट से मैक्रोफेजेस बनते हैं। अब ये बनते कैसे कि बोन मैरो में हमारे पास मोनोसाइट्स होते हैं, ठीक है। मोनोसाइट जब ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, वहाँ पे ब्लड स्ट्रीम में जैसे बात है एंडोथीलियल सेल्स होते हैं। एंडोथीलियल सेल्स को जब ये क्रॉस करते हैं, डिफ्यूज़ करके टिश्यू में जाते हैं, तो टिश्यू में जाके मोनोसाइट हमारे पास मैक्रोफेज बन जाते हैं। तो बोन मैरो में ये मोनोसाइट्स होते हैं और टिश्यू में जाके मैक्रोफेजेस बन जाते हैं। अब मैक्रोफेजेस इनएक्टिव भी होते हैं और एक्टिव भी होते हैं। एक्टिव कब होते हैं? जब ये ब्लड स्ट्रीम में, और एक्टिव कब होते हैं? जब ये टिश्यू में जाके अराइव करें। इनएक्टिव में हमारे पास क्या होते हैं कि फ्यूजिफॉर्म शेप में होते हैं या स्टिलेट शेप में होते हैं, ठीक है। दिस इज़ द फ्यूजिफॉर्म शेप, ठीक है। कोलेजन के काफ़ी क्लोज प्रोक्सिमिटी में पाए जाते हैं। प्रीवियसली वी डिस्कस के जो हमारे पास फिब्रोब्लास्ट होते हैं वो भी कोलेजन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो मैक्रोफेजेस भी कोलेजन के साथ एसोसिएटेड है। तो इसलिए हमारे पास जब इनएक्टिव मैक्रोफेजेस और फिब्रोब्लास्ट जब एक साथ मौजूद हो तो दोनों में डिस्टिंग्विश करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इनएक्टिव का जो न्यूक्लियस होता है वो स्मॉलर होता है बट डार्कर देन द फिब्रोब्लास्ट। तो ये एक हम कह सकते हैं कि डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट है इनएक्टिव मैक्रोफेजेस और फिब्रोब्लास्ट में। साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म में काफ़ी ज़्यादा लाइसोसोम्स पाए जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है फेगोसिटिक एक्टिविटी है, और जब आपने फॉरेन बॉडी को इनगल्फ करना है तो यू नीड टू डिस्ट्रॉय इट। और डिस्ट्रॉय कब होते हैं? जब लाइसोसोमल एंजाइम हमारे पास होंगे।
एक्टिव मैक्रोफेजेस क्या है कि हमारे पास काफ़ी बड़ा सेल है, स्फेरिकल है, ओवल है, न्यूक्लियस हमारे पास या तो किडनी शेप होगा, इसेंट्रिक होगा। साइटोप्लाज्म में हमारे पास छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं और ग्रेन्यूल्स काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं एक्टिव मैक्रोफेजेस में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अमीबॉइड मूवमेंट्स होती हैं एक्टिव मैक्रोफेजेस की। अमीबा का आपको पता है कि मतलब इस तरह के शेप में होता है, सूडोपोड वगैरह बने होते हैं, ठीक है। तो जब अमीबॉइड मूवमेंट इस सेल की होती है, इसका मतलब ये है कि इट कैन इनगल्फ द फॉरेन पार्टिकल ऑफ एनी शेप, ठीक है। उसके बाद फंक्शन में आते हैं तो 3 किस्म के फंक्शन के फेगोसाइटोसिस, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी हैं एपीसी, एंड इट आल्सो रिलीज साइटोकिन्स, ठीक है। अब एपीसी क्या होते हैं? होता ऐसा है कि हमारे पास जो एक्टिव मैक्रोफेजेस होते हैं ये हमारे पास एंटीजेनिक प्रोटीन्स जो होते हैं, ठीक है, मतलब जो एंटीजन्स होते हैं उनको फेगोसाइटोस करते हैं एंड कन्वर्ट देम इनटू पेप्टाइड फ्रेगमेंट। यानी हमारे पास एंटीजन प्रोटीन्स हैं, उनको इनगल्फ करके इसने कन्वर्ट कर दिया पेप्टाइड फ्रेगमेंट में। अब ये पेप्टाइड फ्रेगमेंट जो है ये मैक्रोफेजेस के सरफेस के ऊपर जो है जाके अटैच हो जाते हैं, ठीक है। जब मैक्रोफेजेस के ऊपर ये पेप्टाइड फ्रेगमेंट अटैच हो जाते हैं तो ये जाके टी सेल्स को प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इन कम्बिनेशन विद MHC2, ठीक है। MHC2 क्या होता है आप फिजियोलॉजी में काफ़ी डिटेल में पढ़ोगे। एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर दूं कि हमारे पास एंटीजेनिक प्रोटीन्स होते हैं, मैक्रोफेजेस इनगल्फ देम एंड कन्वर्ट देम इनटू पेप्टाइड फ्रेगमेंट। अब ये पेप्टाइड फ्रेगमेंट जो है दे आर प्रेजेंटेड ऑन द सरफेस ऑफ मैक्रोफेजेस एंड देन दे आर प्रेजेंटेड टू टी सेल इन कम्बिनेशन विद MHC2, ठीक है। यानी MHC2 है, मैक्रोफेजेस है, जिसके ऊपर ये पेप्टाइड फ्रेगमेंट होते हैं लगे होते हैं, ये दोनों जाके हमारे पास टी सेल के पास जाते हैं, फिर आगे टी सेल जो है अपना फंक्शन करता है। अच्छा, तीसरा फंक्शन हमने कहा कि साइटोकिन्स रिलीज करते हैं। अब ये साइटोकिन्स क्या करते हैं? साइटोकिन्स हमारे पास लिम्फोसाइट की मैच्योरेशन करते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास साइटोकिन्स के साथ साथ हमारे पास ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा भी जो है ये रिलीज करता है मैक्रोफेजेस, जिसका काम होता है कैंसर सेल्स को किल करना। लेकिन ये चीज़ें जो है ना इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है हिस्टोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ है, ऑलराइट। और एपीसी वाली बात ये इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हमारे पास ये 3 क्या हैं, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल, ये हमारे पास तब बनते हैं जब हमारे पास फॉरेन बॉडी काफ़ी लार्ज साइज़ का हो, ठीक है। जब हमारे पास फॉरेन बॉडी काफ़ी लार्ज साइज़ का होगा तो डिफरेंट काफ़ी मैक्रोफेजेस एक साथ मिलकर जो है हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल यानी एक सेल मिलकर बना लेंगे, और जाहिर सी बात है हर सेल का डिफरेंट न्यूक्लियाई होगा तो हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल होगा। व्हेन इट इज़ फॉर्म व्हेन फॉरेन बॉडी इज़ टू लार्ज। दूसरा हमारे पास एपिथेलाइट सेल बनता है, और ये तब बनता है जब हमारे पास क्रोनिक इन्फेक्शन हो रहा हो। इस सूरत में क्या होता है कि हमारे पास मैक्रोफेज जो है इसका साइज काफ़ी हद तक इनलार्ज कर जाता है। थर्ड हमारे पास ग्रेन्युलोमा, ठीक है। ग्रेन्युलोमा तब बनता है जब हमारे पास डिफरेंट एपिथेलाइट सेल्स जो है वो आपस में ऑर्गेनाइज कलेक्शन फॉर्म करें, ठीक है। तो ये 3 डेफिनेशंस हैं मैक्रोफेजिस जब ये डिफरेंट तरीके से जो है अरेंज होता है, लेकिन दीज आर नॉट एज मच इम्पोर्टेंट, लेकिन डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मोनोन्यूक्लियर फेगोसिटिक सिस्टम MPS, ठीक है। MPS में क्या होता है कि हमारे पास इनएक्टिव मैक्रोफेजेस, एक्टिव मैक्रोफेजेस ये सारे हमारे पास मिल के मौजूद होते हैं, ठीक है, और इसको हम MPS यानी मोनोन्यूक्लियर फेगोसिटिक सिस्टम बोलते हैं। अब ये वाली जो चीज़ें हैं ना ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं तो ये सारी मैक्रोफेजेस, ठीक है, लेकिन लोकेशन बेस्ड के ऊपर इनको डिफरेंट नाम दिए गए। लिवर में मैक्रोफेजेस का नाम है कप्फर सेल, लंग्स में एल्व्यूलर सेल्स, स्किन में हम लैंगरहैंस बोलते हैं, नर्वस सिस्टम में हमारे पास माइक्रोग्लिया बोलते हैं, और बोन में हम इसको ऑस्टियोक्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये 5 जो हैं दीज आर रियली इम्पोर्टेंट MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सेकेंड हम आते हैं मास्ट सेल्स की तरफ। मास्ट सेल्स हमारे पास लार्ज ओवल शेप्ड सेल्स होते हैं, और इनके साइटोप्लाज्म में हमारे पास ग्रेन्यूल्स होते हैं विच आर सिक्रीटरी नेचर, ठीक है। डिफरेंट केमिकल कंपाउंड जो हैं ये रिलीज़ करते हैं।
इसकी जो ख़ास प्रॉपर्टी है मास्ट सेल्स की वो ये है कि मेटाक्रोमेसिया, ठीक है। मेटाक्रोमेसिया ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें डिफरेंट स्टेन यूज़ करने से हमारे पास कलर चेंज होता रहता है, ठीक है। यानी अगर हम पहले एक स्टेन यूज़ करें तो कलर डिफरेंट देगा, लेकिन दूसरा स्टेन यूज़ करें तो कलर डिफरेंट देगा। इसकी एग्जांपल में आता है कि अगर हम स्पेशल फिक्सेटिव्स यूज़ करें तो हमारे पास इंटेंस बेजोफिलिक कलर होगा, लेकिन अगर हम बेसिक एनिलीन डाई यानी टोलिडीन ब्लू, इसकी एग्जांपल है अगर हम टोलिडीन ब्लू यूज़ करते हैं तो हमारे पास मास्ट सेल जो है वो पर्पल स्टेनिंग देगा, ठीक है। स्पेशल फिक्सेटिव यूज़ किया तो हमारे पास इंटेंसली बेजोफिलिक यानी ब्लू कलर देगा। अगर टोलिडीन ब्लू या एनिलीन डाई हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास पर्पल कलर देगा। लेकिन डाइस को याद रखना, उनके कलर्स को याद करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आपको जैसे तब पता होना चाहिए कि मेटाक्रोमेसिया क्या है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ चेंजिंग द कलर ऑफ स्टेन। और दूसरी चीज़ आपको ये याद होनी चाहिए कि मेटाक्रोमेसिया किस वजह से होता है, तो इट इज़ ड्यू टू द हेपरिन, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू हेपरिन। अच्छा, मास्ट सेल्स का जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हमारे पास फंक्शन है इन्फ्लेमेशन में, ठीक है। इन्फ्लेमेशन में हमारे पास मीडिएटर्स रिलीज़ करते हैं। ये मीडिएटर्स क्या करते हैं, ब्लड में जाता है, फिर आगे मज़ीद केमिकल्स को एक्टिवेट करते हैं और वो साइकिल चलता रहता है, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन आप लोग फिजियोलॉजी में काफ़ी डिटेल में आगे पढ़ भी चुके होंगे। टू टाइप्स ऑफ मीडिएटर्स होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मीडिएटर्स जो है वो प्री फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है, और वो हमारे पास ग्रेन्यूल में स्टोर्ड होते हैं। कोई भी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगा तो फ़ौरन से ये प्री फॉर्म या प्राइमरी मीडिएटर रिलीज़ होंगे। इसमें हमारे पास हिस्टामीन, हेपरिन, ट्रिप्टेस, काइमेस, न्यूट्रोफिल और इयोजेनिक कीमोटैक्टिक फैक्टर हमारे पास आ जाते हैं। सेकेंडरी मीडिएटर्स हैं। सेकेंडरी मीडिएटर प्री फॉर्म नहीं होते, इसका मतलब है ग्रेन्यूल में वो पहले से स्टोर्ड नहीं होते, बल्कि जैसे हमारे पास मास्ट सेल एक्टिवेट होते हैं यानी कोई इन्फ्लेमेशन आती है तो फ़ौरन से ये सिंथेसाइज होते हैं एंड फिर उसके बाद रिलीज़ होते हैं। इसकी एग्जांपल में ल्यूकोट्राइन C4, D4, E4, TNF एंड प्रोस्टाग्लैंडिन D2 आ जाते हैं। अच्छा, ल्यूकोट्राइन C4, D4, E4 इसको हम जो है क्या कहते हैं, इसको हम एनाफाइलैक्टिक सब्सटेंसेस ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। और हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन 2 जो है ये जो है बायोकेमिस्ट्री का जो लिपिड्स का चैप्टर होगा उसमें इसको और प्रोस्टाग्लैंडिन 2 को और TNF वहाँ पे ये आप काफ़ी डिटेल में इसके फंक्शन जो है वो पढ़ोगे CVS या रिस्पायरेटरी मॉड्यूल में, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपने ये याद रखना है कि ल्यूकोट्राइन C4, D4, E4 इनका काम हमारे पास इन्फ्लेमेशन में है, ठीक है, और TNF और प्रोस्टाग्लैंडिन का भी इसी में कुछ ना कुछ रोल ज़रूर है, ठीक है। बट प्राइमरी और सेकेंडरी मीडिएटर आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। एग्जांपल जस्ट एक दो आप लोग याद कर लो। अच्छा, मास्ट सेल का ओरिजिन क्या है, तो ये हमारे पास बोन मैरो के स्टेम सेल्स में बनते हैं, लेकिन फंक्शनली जो है ये बेजोफिल से रिलेटेड है। यानी बेजोफिल का जो फंक्शन है, बेजोफिल इज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लेमेशन, तो मास्ट सेल का फंक्शन जो है वो रिलेट करता है बेजोफिल से। बट यहाँ पे मज़े की बात ये है कि मास्ट सेल्स और बेजोफिल ये दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट ओरिजिन यानी डिफरेंट स्टेम सेल से अराइज हो रहे हैं। तो दे आर और मतलब ये जो है एनाटॉमिकली आप कह सकते हो या एम्ब्रियोलॉजिकली जो है वो अनरिलेटेड है, ठीक है, यानी ओरिजिन इनका एक नहीं है। अब हम फंक्शंस की तरफ आते हैं फ़ौरन से। तो मास्ट सेल हमारे पास इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। मास्ट सेल के ऊपर हमारे पास IgE के रिसेप्टर होते हैं। IgE इज़ द सब्सटेंस ऑफ एलर्जी, ठीक है। इसमें ऐसा होता है कि प्लाज्मा सेल जो है IgE रिलीज़ करते हैं। IgE हमारे पास मास्ट सेल के ऊपर जो रिसेप्टर बने होते हैं उसके ऊपर आके अटैच हो जाता है। फिर हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन होता है, एक लोकल रिएक्शन और एक सिस्टेमिक रिएक्शन। लोकल रिएक्शन में हमारे पास स्किन रैशेज हो सकते हैं जिसको हम अर्टिकेरियल बोलते हैं, एस्थमा हो सकता है, राइनाइटिस, नोज म्यूकोसल प्रॉब्लम्स जो होती हैं, ठीक है। सिस्टेमिक रिएक्शन में हमारे पास एनाफाइलैक्टिक शॉक हो जाता है जिसमें हमारे पास पूरी बॉडी एनाफाइलैक्टिक यानी इन्फ्लेमेटरी शॉक में चली जाती है और ये काफ़ी फैटल कंडीशन है, इसमें डेथ भी हो सकती है। तो जिन लोगों में IgE का लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है तो वो लोग जो है एलर्जी के लिए काफ़ी प्रोन हो जाते हैं और इनमें ये रिएक्शन होता है। थर्ड फंक्शन क्या है इसका कि मास्ट सेल हमारे पास ब्लड से लिपिड क्लियरेंस करते हैं और इसमें हमारे पास फंक्शन कौन सा केमिकल करता है, हेपरिन, ठीक है। यानी मास्ट सेल के ग्रेन्यूल हेपरिन रिलीज़ करेंगे और हेपरिन हमारे पास लिपिड क्लियरेंस करेगा।
हेपरिन इज आल्सो एंटीकोगुलेंट, ठीक है, और ये हिस्टामीन को इनएक्टिवेट करता है। अब हिस्टामीन की इनएक्टिवेशन का हमें फ़ायदा क्या है? तो हिस्टामीन क्या करता है, जब हमारे पास हिस्टामीन रिलीज होता है तो ये ब्लड वेसल्स को काफ़ी हद तक डायलेट कर देता है, जिसकी वजह से एडिमा हो सकता है, ब्रोंकोस्पेज्म हो सकता है, रिस्पायरेटरी ट्रैक में हमारे पास म्यूकोसा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिस ये कंडीशन हमारी बॉडी के लिए काफ़ी फेटल है। तो हिस्टामीन का इनएक्टिवेट होना ज़रूरी है, विच इज़ परफॉर्म बाय हेपरिन। तो ये हमारे पास मास्ट सेल से रेलिवेंट डिटेल है। इसमें से ज़्यादा कुछ खास आता नहीं है, बस मास्ट सेल आपको ओरिजिन पता होना चाहिए, प्राइमरी सेकेंडरी मीडिएटर के क्या कहते हैं डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, ठीक है, एनाफाइलैक्टिक शॉक का आपको पता होना चाहिए, हिस्टामीन और हेपरिन का पता होना चाहिए, और ओरिजिन पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है ज़्यादातर पूछी जाती है, और मेटाक्रोमेसी आपकी डेफिनेशन। ओके, प्लाज्मा सेल्स, ये छोटा सा है, ठीक है। प्लाज्मा सेल आपको ऑलरेडी भी पता होगा, ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। लार्ज ओवॉइड सेल्स है, न्यूक्लियस सेंट्रिक या स्फेरिकल है, कार्टवेल या क्लॉक फेस अपीयरेंस होगी न्यूक्लियस की, विच इज़ ड्यू टू यूक्रोमैटिक एंड हेटरोक्रोमैटिक स्टेगर्ड अपीयरेंस, ठीक है, यानी एक जगह पे यूक्रोमैटिन है, फिर हेट्रो, फिर यू हेट्रो, जिसकी वजह से हमारे पास कार्ट व्हील अपीयरेंस बनती है। साइटोप्लाज्म में हमारे पास RER ज़्यादा है, ओरिजिन बी सेल्स हैं, ठीक है, यानी बी सेल हमारे पास प्लाज्मा सेल्स बनाता है, फिर प्लाज्मा सेल्स आगे एंटीबॉडीज़ जो है वो रिलीज़ करती है। ये ज़्यादातर लूज कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं। प्लाज्मा सेल्स ऑफ फॉर्म कहाँ पे होते हैं? दे फॉर्म इन द जर्मिनल सेंटर्स ऑफ लिम्फॉइड फॉलिकल्स ऑफ सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल टॉन्सिल्स वगैरह जिस तरह हो गए, ठीक है। लाइफ स्पैन इसका 10 to 20 डेज है। ओके, अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से देखें तो हमारे पास जो है ये प्लाज्मा सेल है, ठीक है। अगर आप प्लाज्मा सेल को गौर से देखें तो इसका न्यूक्लियस हमारे पास देखें लाइट ब्लू कलर है और डार्क ब्लू कलर है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास एक कार्ट व्हील अपीयरेंस बन रही है, ठीक है। लाइट ब्लू लाइट ब्लू मतलब स्टेगर्ड है, ठीक है। ये हमारे पास प्लाज्मा सेल हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये यूनिलोकुलर एडिपोसाइड है, ठीक है, एक ये वाइट कलर का एक बहुत बड़ा फेट ड्रॉपलेट है। न्यूक्लियस आप देखें कि पेरिफ्री की तरफ पुश हुआ है। साइटोप्लाज्म जो है वो थिन रिम अपीयरेंस दे रहे हैं, तो ये सिग्नेट रिंग अपीयरेंस हो गई यूनिलोकुलर एडिपोसाइड की। देन हमारे पास मल्टीलोकुलर और एडिपोसाइड देखें, मल्टीपल फेट ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है। न्यूक्लियस जो है हमारे पास सेंटर में ही पड़ा हुआ है। देन आप मास्ट सेल्स को देखें, मास्ट सेल्स में काफ़ी ज़्यादा ग्रेन्यूल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। फिर मैक्रोफेजिस में देखें, मैक्रोफेजिस का जो न्यूक्लियस आप गौर से देखें तो इट इज़ किडनी शेप। तो यहाँ पे हमारे पास जो कनेक्टिव टिश्यू सेल्स हैं वो ख़त्म होते हैं। अब हम आते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की डिटेल की तरफ। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की तरफ आते हैं तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में हमारे पास गैग्स होते हैं, जिसमें 5 सल्फेटेड हो जाएंगे और एक जो है यूरेनिक एसिड है वो नॉन सल्फेटेड होगा। सेकंड कंपोनेंट इज प्रोटियोग्लाइकैन एंड थर्ड इज ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन में फिब्रोनेक्टिन, लेमिनिन, कॉन्ड्रोनेक्टिन एंड ऑस्टियोनेक्टिन आ जाता है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं ऑस्टियोनेक्टिन बोन में होगा, कॉन्ड्रोनेक्टिन जो है कार्टिलेज में होगा, ठीक है, फिब्रोनेक्टिन फाइबर्स वगैरह में होगा। अब हम आते हैं कोलेजन की तरफ। कोलेजन का स्ट्रक्चर समझते हैं, उसके बाद जो ECM में हमने 3 फाइबर्स पढ़ी थी, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर्स एंड रेटिकुलर फाइबर, उनकी तरफ आएंगे, लेकिन पहले कोलेजन को देख लेते हैं। कोलेजन हमारे पास ट्रिपल हेलिक्स है, मींस के 3 पॉलीपेप्टाइड क्या कहते हैं 3 पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं और उसका हेलिक्स बनता है। कॉमन अमाइनो एसिड जो है वो ग्लाइसिन, प्रोलिन और हाइड्रोक्सी प्रोलिन है, यानी ये 3 अमाइनो एसिड आपको हर कोलेजन में मिलेंगे। सिंथेसिस जो है फिब्रोब्लास्ट से होती है, और जब हम कोलेजन की प्रोलॉन्ग बॉइलिंग करते हैं तो हमारे पास जेलेटिन बन जाता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्टरी चीज़ें हैं जो कोलेजन के हवाले से आपको पता होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि कोलेजन किस टाइप्स के हो सकते हैं। एक हमारे पास फिब्रिलर कोलेजन हो सकता है, ये हमारे पास एनिमल टिश्यूज़ को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसमें टाइप 1, 2, 3, 5 एंड 11 आ जाती है। टाइप 1 सबसे कॉमनेस्ट है, ठीक है, कोलेजन फाइबर्स हमारे पास बनाएगी। टाइप 2 हमारे पास कार्टिलेज के ECM में मौजूद होगा। टाइप 3 हमारे पास रेटिकुलर फाइबर्स बनाएगी। टाइप 5 हमारे पास टाइप 1 के साथ को एक्सप्रेस्ड होगा इन स्किन, बोन, कॉर्निया एंड प्लेसेंटा। एंड टाइप 11 जो है वो टाइप 2 के साथ हमारे पास कार्टिलेज में को एक्सप्रेस्ड होगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना 1, 2, 3, 5, 11 ये आपको जो है फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। तो टाइप 1 कॉमनेस्ट है, कोलेजन फाइबर्स बनाएगी। टाइप 2 कार्टिलेज के ECM में होगा। टाइप 3 जो है वो रेटिकुलर फाइबर्स बनाएगा। टाइप 5 1 के साथ एक्सप्रेस होगा। टाइप 11 जो है 2 के साथ एक्सप्रेस होगा।
शीट फॉर्मिंग कोलेजन जो है उसमें हमारे पास टाइप 4 आ जाती है और ये हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू का जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। इट इज़ फाउंड इन एक्सटर्नल लेमन ऑफ एडिपोसाइट श्वान सेल्स, आल्सो इन द स्केलेटल एंड मसल सेल्स, ठीक है। एंकरिंग कोलेजन जो है हमारे पास लिंकिंग कोलेजन है, इसमें टाइप 7, 9, 12 एंड 14 आ जाएगा। एंकरिंग कोलेजन का क्या काम है कि हमारा फिब्रिलर और शीट फॉर्मिंग को आपस में लिंक करेगा या फिब्रिलर को फिब्रिलर से और शीट फॉर्मिंग से लिंक करेगा। अब हम आते हैं 3 फाइबर जो हमारे पास रह गए उसको डिस्कस करते हैं। ओके, कोलेजन फाइबर्स टाइप 1 से बना है, फ्लेक्सिबल है और इन इलास्टिक है, ठीक है। और प्रोड्यूस बाय फिब्रोब्लास्ट, लेक्यूनर जोन होगा जब हमारे पास कोलेजन फाइबर्स होंगे और उन कोलेजन फाइबर्स के दरमियान जो गैप होगा उसको हम लेक्यूनर जोन बोलेंगे। वो ज़्यादा से ज़्यादा 40 नैनोमीटर का गैप होता है, ठीक है। क्रॉस स्ट्राइएशंस कोलेजन की होती हैं, इट इज़ ड्यू टू द 2 फैक्टर्स, स्टैगर्ड अपीयरेंस एंड द इंटरमॉलिक्यूलर गैप्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि क्रॉस स्ट्राइएशन किन 2 फैक्टर की वजह से होती है, स्टैगर्ड अपीयरेंस एंड इंटरमॉलिक्यूलर गैप्स। बाकी हाँ, वन मोर थिंग आई हैव टू टेल यू कि जो डायमीटर्स हैं और जो स्टैनिंग है कि फलाना स्टैंड किया तो ये कलर आएगा, एसिडोफिलिक, बेजोफिलिक, यहाँ पे ये है वो है, दीज थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर आप इसको रटना चाहते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन ये बहुत 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 कम आता है। हिस्टोलॉजी में जो है ना, जो बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आती हैं। सो ये डायमीटर्स और ये स्टैनिंग वगैरह, दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। रेटिकुलर फाइबर तो ये हमारे पास बंडल नहीं बनाता और ये टाइप 3 कोलेजन से बने हुए हैं। इंटरफिब्रल ब्रिज मौजूद है, मतलब 2 रेटिकुलर फाइबर है तो उसको कनेक्ट कौन कर रहा है, इंटरफिब्रल ब्रिज। अच्छा, स्टेनिंग हम देखते थे, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन मैंने लिख दिया कि सिल्वर स्टेन अगर हम करें तो ब्लैक कलर देगा रेटिकुलर फाइबर्स में। अगर हम कोलेजन की बात करें तो कोलेजन में येलो कलर जो है ये स्टेन देगा। पीरियोडिक एसिड शिफ्ट स्टेन अगर हम यूज़ करें तो ये रेड स्टेन देगा, ठीक है, लेकिन दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। एगायरोफिलिक है रेटिकुलर फाइबर्स का मतलब ये है कि रेटिकुलर फाइबर हैव एफिनिटी फॉर सिल्वर सॉल्ट्स, ठीक है, ARG आर्गायरो, इससे आप AG याद करो, सिल्वर। अच्छा, रेटिकुलर फाइबर फॉर्म नेटवर्क इन लिम्फ नोड, स्प्लीन, लिवर, एंडोक्राइन ग्लैंड, बोन मैरो, ब्लैडर, इंटेस्टाइन, यूट्रस एंड वेजल्स। ये सब आपको याद करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो टाइप 3 वाली है, डू नॉट फॉर्म बंडल एंड एगायरोफिलिक वाली चीज़। ओरिजिन ये इंपॉर्टेंट है कि बोन मैरो और लिम्फॉइड ऑर्गन्स में जो रेटिकुलर फाइबर बनता है वो रेटिकुलर सेल बनाता है। एंडोन्यूरम में रेटिकुलर फाइबर जो है वो श्वान सेल्स बनाते हैं। GIT के मस्कुलरिस और आर्टरीज के ट्यूनिका मीडिया में रेटिकुलर फाइबर जो है वो हमारे स्मूथ मसल सेल्स बनाते हैं। तो ये 3 ओरिजिन्स इंपॉर्टेंट हैं और बाकी जगहों पे अदर देन दिस हमारे पास रेटिकुलर फाइबर जो है वो फिब्रोब्लास्ट बनाता है। Okay, third and last is elastic fiber. It is also secreted by fibroblasts, लेकिन blood vessel में it is secreted by smooth muscle cells. अच्छा, 3 stages हैं, थोड़े से इंपॉर्टेंट है तो इसको देखते हैं। फर्स्ट स्टेज पे हमारे पास जो है वो थिन माइक्रोफिब्रिल्स बनेंगे जिनको हम फिब्रिलिन कहेंगे, यानी वो जो माइक्रोफिब्रिल्स बन रहे हैं वो हमारे पास प्रोटीन फिब्रिलिन से बने होंगे, ठीक है। और उन फाइबर्स का नाम होगा ऑक्सीटैलिन फाइबर्स, ठीक है। एंड दे आर फाउंड इन डर्मिस ऑफ स्किन, पेरियोडोंटल लिगामेंट ऑफ टीथ एंड सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ आई। इन 3 लोकेशन पे आपको एडल्ट्स में ऑक्सीटैलिन फाइबर्स मिलेंगे, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेज क्या है इलास्टिक फाइबर फॉर्मेशन की, कि हमारे पास जो एमोर्फस मटीरियल है वो स्टेज जैसे एडवांस करते जाएंगे एमोर्फस मटीरियल हमारे पास ज़्यादा होता जाएगा। एमोर्फस मटीरियल हमारे पास इलास्टिन है, ठीक है। तो हमारे पास फिब्रिलिन मौजूद है जो हमारे पास ऊपर फर्स्ट स्टेज में था, लेकिन फिब्रिलिन के साथ हमारे पास एमोर्फस मटीरियल थोड़ा बहुत आ गया, ठीक है। अब इन फाइबर्स को हम बोलेंगे इला यूनियन फाइबर्स और ये हमारे पास पेरियोडोंटल लिगामेंट प्लस डर्मिस ऑफ स्किन में मौजूद है। थर्ड स्टेज को अगर हम देखें तो थर्ड स्टेज में हमारे पास जो एमोर्फस सब्सटेंस है वो 90% तक इंक्रीज कर गया है, ठीक है। यानी एमोर्फस सब्सटेंस डेट इज इलास्टिन वो हमारे पास 90% ज़्यादा हो गया है और फिब्रिलिन जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पेरिफ्री में रह जाएगा, ठीक है। तो आप यूँ सोचो जो कोर है मतलब सेंटर है वो इलास्टिन से बना हुआ है और पेरिफ्री में जो है ना थोड़ा सा हमारे पास फिब्रिलिन रह गया है। और इन फाइबर्स को अब हम फाइनली इलास्टिक फाइबर्स या इलास्टिन फाइबर्स का नाम देंगे, ठीक है।
इलास्टिक फाइबर में जो अमाइनो एसिड्स ज़्यादा कॉमन है वो ग्लाइसिन एंड प्रोलीन है। मोस्टली जगह पे डेस्मोसिन और आइसोडेस्मोसिन भी मिलेगा, लेकिन ग्लाइसिन एंड प्रोलीन को आपने लाजमी याद रखना है। कोलेजन में कौन से कॉमनेस्ट थे? ग्लाइसिन, प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलीन। यहाँ पे इलास्टिन में हमारे पास ग्लाइसिन, प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन इसमें नहीं होगा, वो कोलेजन जो मेन कोलेजन है वो उसमें होगा, ठीक है। इलास्टिन फाइबर्स हमारे पास लंग्स में मौजूद होते हैं। लंग्स हमें पता है इलास्टिक ऑर्गन से रिकॉइलिंग होती है, तो इलास्टिक फाइबर तो डेफिनेटली यहाँ पे होंगे। और एक और बेस्ट एग्जांपल है जहाँ पे हमारे पास इलास्टिक फाइबर मौजूद है, वो है लिगामेंटम फ्लेवा ऑफ वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ECM कनेक्टिव टिश्यू का फाइनली हो गया। अच्छा, जल्दी से हम एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू को देख लेते हैं। इसमें हमारे पास दो आ जाते हैं, मीसेनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू एंड म्यूकॉइड टिश्यू। तो हमारे पास जो मीसेनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू है उसको हम मीसेनकाइम भी बोलेंगे। रफली स्टार शेप्ड है, ठीक है, और ग्राउंड सबस्टांस में हमारे पास अबंडेंट है, टाइप 3 कोलेजन्स में पाया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा गैप जंक्शंस जो हैं यहाँ मौजूद है, और these cells are pluripotent in nature। बस आपको इसमें ये बात याद रखनी है, pluripotent in nature है, ये डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यू सेल्स को ओरिजिनेट कर रही है, यानी ये स्टेम सेल है हमारे पास, ठीक है। ओके, और चूंकि एम्ब्रियो में ये मीसेनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन जब एडल्ट बन जाता है तो उसमें मीसेनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू जो है इट इज़ फाउंड एज मीसेनकाइमल स्टेम सेल्स ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। और हमने पीछे डिस्कस किया कि मीसेनकाइमल स्टेम सेल से हमारे पास फिब्रोब्लास्ट भी बनता है और एडिपोसाइट भी बनता है। दूसरा एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास म्यूकॉइड टिश्यू है, तो म्यूकॉइड टिश्यू को म्यूकस टिश्यू भी बोलेंगे, ठीक है। इसको हम फीटल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू भी बोलेंगे। इट इज़ प्रेजेंट एज एन इंटरमीडिएट स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ एडल्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। मतलब कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास जब एम्ब्रियो में होगा तो इन दो फॉर्म में होगा, और ये दो फॉर्म जो है आगे हमारे पास एडल्ट कनेक्टिव टिश्यू जो है वो फॉर्म करेगी। म्यूकॉइड से याद रखना है कि ये हमारे पास अबंडेंस ऑफ जेली लाइक ECM होगा, ठीक है, और बीच में हमारे पास यार यूरोनिक एसिड टाइप 1 एंड टाइप 3 के कोलेजन फाइबर्स मौजूद होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने इसमें याद रखनी है कि म्यूकॉइड टिश्यू कंस्टिट्यूट द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड वेयर इट इज़ नॉन एज वार्टन्स जेली, ठीक है। द म्यूकॉइड टिश्यू फॉर्म compliant cushion around the blood vessel running in the umbilical cord। तो म्यूकॉइड टिश्यू हमारे पास वार्टन जेली बना रहे हैं अराउंड द अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। तो एम्ब्रियो में हमने ये याद रखना है कि कनेक्टिव टिश्यू इन दो फॉर्म में मौजूद होता है। बाकी क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, ये काइंड ऑफ समरी आपको गिवन है। बाकी जो हम कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है उसका नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे सेल्स वगैरह हमने डिस्कस कर लिए। जब हम फाइबर्स को देख लेते हैं कि ये हमारे पास कोलेजन फाइबर का बंडल है, ठीक है। ये देख सकते हो कि ये काफ़ी ज़्यादा पर्पलिश फाइबर्स और ये एक पूरा एक बंडल बना रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ पे रेटिकुलर फाइबर्स को देखो, रेटिकुलर फाइबर में हमने डिस्कस किया कि इट डज नॉट फॉर्म बंडल, तो वो साफ नज़र आ रहा है कि बंडल नहीं बना हुआ, अलबत्ता एक नेटवर्क ज़रूर बना हुआ है, एक वेब टाइप का बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मतलब देखो रेटिकुलर फाइबर्स बिल्कुल एक स्पाइडर वेब की तरह एक नेटवर्क टाइप का बना हुआ है। लेकिन अगर आप इलास्टिक फाइबर्स को देखो तो इलास्टिक फाइबर ऐसे सीधे सीधे ऑलमोस्ट पैरेलल जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है इन तीनों में थोड़े से ऑब्वियस किस्म के डिफरेंसेस हैं। तो हेयर वी एंड विद आवर कनेक्टिव टिश्यू चैप्टर। इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट्स तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ, यस, एंड दिस इज़ द लास्ट पेज। तो यहाँ पे हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू चैप्टर ख़त्म हो गया है, एंड आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई है। देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, चैप्टर नंबर 6 कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।